देखिए, किसी भी जगह पे चोरी दो रीजन से हो पाएगा, या तो फिर उसमें काम करने वाले उस आदमी की नीयत नीच हो, या फिर वहां का सिस्टम लापरवाह हो। ये प्रभु श्री राम के घर में चोरी ये कोई आज नहीं हुआ है, ये पिछले 2-3 सालों से होते चली आ रही है। इसका खुलासा आज हुआ है। राम मंदिर में न सिर्फ चोरी बल्कि राम मंदिर बनने के टाइम के कंस्ट्रक्शन में भी करप्शन लिया गया था। गोंडा के बृजभूषण सिंह का कहना है कि उनको पूरी सच्चाई पहले से ही पता है, लेकिन वो मीडिया के सामने नहीं मुंह खोलेंगे क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। देखिए, अगर मैं सत्य बोल दूंगा तो बहुत परेशानी में आ जाऊंगा। देखिए, ये राम मंदिर का जो मुद्दा है ये कोई नया मुद्दा नहीं है। ये पिछले 492 वर्षों के मुद्दों के साथ साथ 134 साल केस कोर्ट में होने के बाद फाइनली 2019 में कोर्ट ने मंदिर बनाने का फैसला सुना देती है और फिर उसके बाद फाइनली प्रभु श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है। लेकिन इस रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के जश्न को न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लोगों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया था। अब ये राम मंदिर का इतना पुराना मुद्दा हल होने के बाद, इतनी पॉपुलैरिटी पाने के बाद वहाँ के लोगों को जो काम करने का सिस्टम है उसको बहुत सिक्योर रखना चाहिए, लेकिन ऐसा ना करने के बजाय वहाँ के सिस्टम का मजाक बनाया और लोगों ने इतनी नीचपन की हदता दिखाई कि लोगों को वहाँ के लोगों से विश्वास ही उठ गया। देखिए, इस मंदिर को चलाने के लिए कैसा सिस्टम बना था, ये लोग कौन थे, कैसे चोरी करते थे और कहाँ चोरी करते थे, सब जानेंगे इसी वीडियो में। देखिए, मैं अपने किसी भी वीडियो में सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता हूँ, लेकिन इस तरह का जो कंटेंट आता है आपके सामने, ये सब कंटेंट लाने के लिए हमारी हफ्तों की प्लानिंग और मेहनत रहती है। अगर जो आप अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी एक सब्सक्राइब हमको बहुत मोटिवेशन देता है। देखिए, इस राम मंदिर के सिस्टम में काम करने वाले ज्यादातर लोग आरएसएस और बीजेपी से जुड़े थे। अब ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें ज्यादातर लोग गवर्नमेंट के आदमी काम करते थे। चंपत राय जो कि मैन अध्यक्ष हैं, कहा जाता है कि चंपत राय के बिना राम मंदिर में पत्ता तक नहीं हिलता है। देखिए, भारत के बड़े बड़े मंदिरों की लिस्ट में एक राम मंदिर भी आता है और भारत में जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, तिरुपति बालाजी या साईं शिरडी बाबा, ये सब मंदिरों में आरटीआई बनाया जाता है, जिससे कि मंदिर के बारे में किसी को भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आरटीआई डाल के उस मंदिर का इंफॉर्मेशन ले सकता है। लेकिन राम मंदिर में आरटीआई नाम की कोई चीज नहीं बनाया गया। अब इससे क्या होता है, आरटीआई चीज न बनाकर उस मंदिर के ऊपर से गवर्नमेंट का कंट्रोल पूरी तरह से हट जाता है और फिर उस मंदिर को अपने लोग चला रहे थे। देखिए, मंदिर के बनने के कंस्ट्रक्शन के टाइम पे मंदिर से 200 मीटर की दूरी पे एक श्री राम ट्रस्ट बनाया गया था, जिससे कि मंदिर में जितना भी दान या चढ़ावे आते हैं, एक टाइम पे उसको उस ट्रस्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है इकट्ठा करने के लिए। अब ऐसे मंदिर के सिस्टम में और उस ट्रस्ट में काम करने के लिए जो क्राइटेरिया रखी गई थी, ऐसी किसी भी चीज को फॉलो नहीं किया गया था। चंपत राय जी ने अपने ही रिलेशन वालों को, अपने ही करीबी लोगों को उसमें बिना किसी सिलेक्शन के ही डायरेक्ट जॉब पे रख लिया गया। अब राम मंदिर के ट्रस्ट में काम करने वालों को जब इस तरह से सिलेक्शन हुआ, फिर आगे चलकर इतनी बड़ी बड़ी धांधली धोखाधड़ी होता है कि एक जमीन लाखों में बेचे गए, अगले 10 मिनट में वही जमीन को राम मंदिर ट्रस्ट खरीदता है 2.5 करोड़ में। देखिए, जब राम मंदिर में इतना बड़ा बड़ा धांधली इस तरह से होता है तो एक सोचने वाली बात यह है कि राम मंदिर में एक गरीब अपने कुछ हिस्सा मंदिर में दान करता है, एक किसान अपने खाने का कुछ हिस्सा मंदिर में चढ़ाता है, एक आदमी जो अपनी मेहनत पसीने से कमाता है और उसका कुछ हिस्सा अपने आराध्य को अर्पित करता है। और ऐसे चीजों को सिर्फ इस उम्मीद से कि हमारे मेहनत का किया हुआ हमारा कुछ हिस्सा हमारे आराध्य प्रभु श्री राम के पास पहुंचेगा तो हमको संतुष्टि मिलेगी। लेकिन उनको कहाँ पता कि वहाँ पे बैठे करप्ट लोग प्रभु श्री राम तक जाने ही नहीं देते और उनकी मेहनत और भरोसा को वहाँ पे बैठे करप्ट लोग यूं ही निचोड़ देते हैं। अब ऐसे में सवाल ये आता है कि ये लोग ट्रस्ट के अंदर जबकि इतने हाई पावर के कैमरास, इतने सिक्योरिटी लगे थे, तो फिर ये लोग चोरी कैसे कर पाते थे। एसबीआई को धीरे धीरे जब इन लोगों के ऊपर शक हुआ तो एसबीआई ने एक रूल बनाया कि बिना जेब वाले इनको ड्रेस पहनाया जाए और एंट्री एग्जिट के टाइम पे इनका प्रॉपर चेकिंग हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, एसबीआई का रूल कुछ भी फॉलो नहीं हुआ। जब एसबीआई ने पिछले 180 दिन का डाटा मांगा तो इनके पास सिर्फ 45 दिन का ही डाटा था। उसमें जितने भी स्टाफ काम कर रहे थे उनकी सैलरी 15 से 20 हजार रुपए थी।
और वो एक साल के अंदर करोड़ों का घर बना रहे थे। फिर एसआईटी की टीम जब कैश काउंटिंग रूम में पहुंची तो टॉयलेट में 10 लाख और आरोपी के घर पे कुछ कैश बरामद मिला। रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव ये भी आरएसएस से जुड़े हैं और ये चंपत राय जी के पहले ड्राइवर हुआ करते थे। फिर ये सब लोकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव और भी 8 लोग हैं। ये लोग चोरी कैसे करते थे, कैश काउंटिंग रूम में जाके कैमरे के सामने गार्ड को खड़ा कर देते थे और कुछ पैसे जूते में और कुछ पैसे टॉयलेट में जाकर टॉयलेट में छिपा देते थे। लेकिन जब इस पर एसबीआई को शक हुआ तो उन्होंने कैश काउंटिंग रूम में और सिक्योरिटी बढ़ा दी। अब जब सिक्योरिटी बढ़ गई तो ये लोग फिर क्या करते थे, पैसे गिनने के टाइम पे एक एक गड्ढे बनाते थे, 50,000 लाख का एक एक गड्ढे बनाते थे। तो वो गड्ढे में ये लोग कुछ एक्स्ट्रा नोट डाल देते थे और जो गड्ढे पे मोहर लगता था उसमें 50,000 का, और उसमें 50,000 से ज्यादा पैसे थे, लेकिन जो मोहर लगता था वो 50,000 का था। फिर ये लोग ट्रांसफर करने के टाइम पे रास्ते में ये लोग जो एक्स्ट्रा पैसा था वो निकाल लेते थे। ऐसे ऐसे करके ये सारे लोग मिलके इस चोरी को एक गैंग की तरह पूरा ऑपरेट कर रहे थे। हालांकि इसमें 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इसमें काम करने वाले स्टाफ को गिरफ्तार करने से इसमें ऐसा मुद्दा सॉल्व नहीं होगा। इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है उसको पकड़ना बेहद जरूरी है। ये सब चलाने के लिए एक सिस्टम बनाना होगा जो कि हर सिस्टम सही से काम करे। देखिए ये सब प्रॉब्लम्स वहीं से शुरू हुआ जब इस मंदिर के ऊपर से आरटीआई हटा दिया गया, क्योंकि जब इस मंदिर में लोगों का चढ़ावा, लोगों का पैसा है, तो लोगों का डाटा हर महीना गवर्नमेंट को पब्लिश करना चाहिए, ऑनलाइन चढ़ावा का रिकॉर्ड रहना चाहिए। एक सिस्टम बना के रूल बाय रूल हर महीने हर ईयरली डाटा को पब्लिक करना चाहिए, क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई किसी का भी अधिकार है।